निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि टॉक इन कोऑर्डिनेट फॉर्म। टॉक इन कोऑर्डिनेट फॉर्म मतलब हमने एक फॉर्मूला यूज़ किया था आर क्रॉस एफ, या एंगुलर मोमेंटम को हम लिख देते हैं आर क्रॉस पी। तो उसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में एक्स और वाई कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे। उसके लिए हम एक कंसेप्ट यूज़ करेंगे वर्क बाय एनर्जी से सिमिलर। नॉर्मली अगर मैं किसी बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट करता हूँ, से मैंने फोर्स एक्सर्ट की एफ और उसको डिस्प्लेस किया थ्रू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर, तो वर्क डन कितना हो जाएगा। dw will be equals to f डॉट डी आर। हम इस कंसेप्ट को यूज करेंगे। अब रोटेशनल मोशन है तो फोर्स की जगह क्या होना चाहिए, लीनियर मोशन में तो होता है फोर्स, रोटेशनल मोशन में फोर्स की जगह टॉर्क और डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा। तो हम उस कंसेप्ट को यूज करेंगे। शुरू हम यही से ही करेंगे कि अगर हम किसी बॉडी को रोटेट करें तो वर्क डन क्या होगा, तो उसका रोटेशनल एनालॉग लिख देते हैं। सो उसको हम शुरू करते हैं कि हमारे पास अगर कोई बॉडी है, हमारे पास एक बॉडी है जो किसी पॉइंट पे है एंड से मैंने ऐसे ड्रॉ किया कि मेरे पास एक बॉडी है जो किसी पॉइंट एफ पे है। इनिशियली यहाँ पे थी, और इसका पोजीशन वेक्टर इनिशियली था बॉडी का आर। मैंने इसको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दी, इस पे फोर्स एक्सर्ट की एंड दिस बॉडी गेट्स डिस्प्लेस्ड बाय स्मॉल डिस्टेंस डी आर। P1 पे बॉडी थी, इस पे फोर्स एक्सर्ट की कोई भी F किसी भी डायरेक्शन में, से मान लो मैंने इधर फोर्स एक्सर्ट किया है। इस फोर्स के कारण बॉडी P1 से P2 तक चलेगी। तो जो फाइनल पोजीशन वेक्टर बना ये वेक्टर बना। सो इनिशियल पोजीशन वेक्टर आया था, इसकी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुई डी आर। तो अगर मैं ट्राइंगल लॉ लगाऊं आर के हेड के साथ डी आर की टेल, तो ये जो क्लोजिंग साइड होगी दिस विल बी रिजल्टेंट आर प्लस डी आर। अब मेरे को बताना है कि वर्क डन कितना होगा। अगर मैं फोर्स एफ एक्सर्ट करता हूँ, डिस्प्लेसमेंट कितनी है डी आर, तो वर्क डन हो जाएगा एफ डॉट डी आर। टॉक इन कोऑर्डिनेट फॉर्म, जैसे इफ वी एक्सर्ट फोर्स F on body to displace the body from R to R plus dr, work done is F डॉट डी आर। कोऑर्डिनेट फॉर्म में F को कैसे लिख सकते हैं, वेयर F इज, अगर मैं टू डायमेंशनल स्पेस ले रहा हूँ तो F कैन बी रिटन एज एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप। डी आर कैन बी रिटन एज डी आर। डी आर को कैसे लिख सकते हो, जैसे डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। डॉट प्रोडक्ट इन दोनों का क्या हो जाएगा, वर्क डन फिर क्या होगा,
एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप डॉट, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, डॉट प्रोडक्ट विल बी ए डॉट बी। क्या होता है कोऑर्डिनेट फॉर्म में? आप बोल नहीं रहे, मेरे को सुन नहीं रहा। किसको पता है इसका डॉट प्रोडक्ट? किसी को नहीं आता? अगर मैंने सर एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई, एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई, बिकॉज आई डॉट आई वन हो जाएगा, आई डॉट जे सी तो हो जाएगा, तो इसे एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई। अब फोर्स को अगर मैं इधर ले रहा हूं, उससे मान लो ये एंगल है अल्फा, एक्स डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट कौन सा होगा? एफ एक्स किसके इक्वल हो जाएगा? एक्स कॉस अल्फा के, बिकॉज अगर मैं कंपोनेंट बनाऊंगा तो इस डायरेक्शन में एक्स कॉस अल्फा, इधर एफ साइन अल्फा। सिमिलरली अगर मेरे पास ऐसे बॉडी है, इनिशियली वो पॉइंट P1 पे थी, अगर इस पॉइंट को मैं ले रहा हूं, दिस इज आर, तो इसके एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा? दिस विल बी आर कॉस थीटा एंड वाई विल बी आर साइन थीटा। ये ठीक है, आर कॉस थीटा एंड आर साइन थीटा। ये समझ आ रहा है सबको? x is equals to r cos theta and y is equal to r sin theta, जिस साइड एंगल हो that is cos। also also as shown in figure, अगर x की वैल्यू r cos थीटा है तो y की क्या होगी? सॉरी, dx की क्या होगी? dx की वैल्यू x इज r cos थीटा, तो dx बाय d थीटा क्या हो जाएगा? इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी? cos थीटा की डिफरेंशिएशन साइन या माइनस साइन? माइनस साइन, माइनस साइन, तो दिस विल बी माइनस r sin थीटा, or you can say dx is minus r sin theta d theta। Similarly इसको डिफरेंशिएट कर दो y को, y is r sin theta, तो dy by d theta क्या हो जाएगा? r cos theta and dy is यहाँ तक देखो आया समझ? dx की वैल्यू और dy की वैल्यू, अगर ये dx और dy की वैल्यू में इधर सब्स्टिट्यूट कर दो तो वर्क डन क्या आ जाएगा? हमारे पास था एफ एक्स डी एक्स, डी एक्स इज माइनस आर साइन थीटा एफ एक्स इंटू डी एक्स। चल डी एक्स की वैल्यू तो ला दे, डी थीटा प्लस आर कॉस थीटा डी थीटा। समझ में आया यहां तक? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, डी डब्ल्यू इज आर साइन थीटा किसके इक्वल था? y के, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? दिस इज माइनस वाई एफ एक्स डी थीटा and r cos theta is x,
or you can say dw is xfy माइनस yfx। तो ये जो टर्म बनी इसको हम बोलते हैं टॉर्क, xfy माइनस yfx। लीनियर मोशन में जैसे था dw इज इक्वल्स टू एफ डी थीटा एफ डी एक्स एफ डी आर, रोटेशनल मोशन में हो जाएगा टाउ डी थीटा। तो हमारे पास क्या आ रहा है, दिस टर्म इन ब्रैकेट इनटू डी थीटा, दैट मींस ये जो ब्रैकेट में टर्म है दिस इज टॉर्क। आया समझिए? where torque is xfy minus yfx। देखो इसमें कुछ नहीं आया समझ, तो मैं दोबारा से एक बार ही बता देता हूँ हमने क्या किया। हमने लिया कि अगर बॉडी कोई जिसका पोजीशन वेक्टर r है, उसको मैंने फोर्स F एक्सर्ट की तो उसकी डिस्प्लेसमेंट हुई dr, तो वर्क डन कितना हो गया एफ डी आर। लीनियर मोशन में वर्क डन का यही फॉर्मूला था कि एफ डॉट डी आर वर्क डन है। तो हमने एफ को ले लिया एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे, डी आर को ले लिया डी एक्स आई डी वाई जे, इन दोनों की वैल्यू पुट की तो डॉट प्रोडक्ट आ गया। अब इसमें हमने डी एक्स और डी वाई की वैल्यू डालनी है, डी एक्स और डी वाई की वैल्यू डालनी है, इसलिए पहले हमने डायग्राम बना लिया कि अगर ये पोजीशन वेक्टर आ रहा है, मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर एक्स वाई हैं तो एक्स की वैल्यू होगी आर कॉस थीटा, वाई की वैल्यू आर साइन थीटा। डिफरेंशिएट करके dx dy की वैल्यू निकाली, उसे इधर बैक सब्स्टिट्यूट कर दिया इस फर्स्ट इक्वेशन में, तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया टॉर्क का। r cos थीटा को लिख दिया x, r sin थीटा को लिख दिया y, तो टॉर्क टाउ dw इज इक्वल टू टाउ डी थीटा, दिस इज द टॉर्क। इसका एक आसान मतलब ये स्कूल में आएगा तो ऐसे ही करना है, तो नॉर्मली ये कौन सा, ये टॉर्क है, टॉर्क का z कंपोनेंट है या x कंपोनेंट है, y कंपोनेंट है, कौन सा कंपोनेंट है टॉर्क का? टॉर्क की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? अगर मेरे पास ये पोजीशन वेक्टर आ रहा है, राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल मतलब टॉ इज r क्रॉस f, r पे हाथ रख के f की तरफ टर्न करना है। अगर r पे मैं राइट हैंड के फिंगर्स को रखता हूँ और फोर्स की तरफ टर्न करता हूँ, फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो डायरेक्शन कौन सी है टॉर्क की? आउटवर्ड्स। आउटवर्ड्स मतलब कौन सी डायरेक्शन? ये अगर x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो आउटवर्ड इज z एक्सिस। तो ये जो है दिस इज द z कंपोनेंट ऑफ टॉर्क, xfy माइनस yfx। इसका आसान तरीका भी था जो हम वेक्टर्स में पढ़ते थे, मतलब स्कूल में आएगा तो आपको कोऑर्डिनेट फॉर्म में ऐसे ही डिराइव करना है, बट अदरवाइज अगर 3D में भी है तो x y और z कंपोनेंट आप इजीली निकाल सकते हो, बिकॉज टॉर्क को हम लिख रहे हैं टॉर्क इज r क्रॉस f। r इज 3D में लिखें तो xi कैप, एंड सिमिलरली f को अगर 3D स्पेस में लिखोगे तो fxi प्लस fyj प्लस fzk। हमने क्रॉस प्रोडक्ट में मैट्रिक्स फॉर्म की थी, टॉर्क इज r क्रॉस f। क्रॉस प्रोडक्ट में इसको ऐसे लिख सकते हैं ij के x y z fx fy fz। इसे सॉल्व करना आता है, कैसे करते थे? यस सर। ठीक है, अगर पहले i कंपोनेंट लेना है तो i के नीचे वाला कॉलम छोड़ देना और ये दो छोड़ देनी है, क्रॉस सब्ट्रैक्शन करके क्या आएगा, i कैप मल्टीप्लाइड बाय दिस माइनस दिस yfz माइनस zfy। नेक्स्ट क्या लिखें इसके बाद? प्लस जे माइनस जे, माइनस जे, माइनस जे, माइनस जे लिखा तो क्या आया सेकंड टर्म, बिकॉज फर्स्ट टर्म लेते हैं पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव, थर्ड पॉजिटिव, माइनस जे। तो ये वाला कॉलम छोड़ दो, x इंटू एफ जेड माइनस जेड इंटू एफ एक्स, प्लस के कंपोनेंट कौन सा आ रहा है? एक्सेप्ट बाय माइनस बाय।
ये देखो, ये हमने सिर्फ z कंपोनेंट निकाला था, एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स। कि अगर आप टू डायमेंशनल स्पेस में लेते हो, फोर्स और पोजीशन वेक्टर एक्स वाई प्लेन में है, तो जो कंपोनेंट है वो z डायरेक्शन में आएगा, और कोई कंपोनेंट नहीं आएगा, एक्स और वाई कंपोनेंट नहीं आएगा। बिकॉज सोचो, अगर मैंने कहा कि टू डायमेंशनल स्पेस है, टू डायमेंशनल मतलब ये मैंने 3D में वेक्टर्स लिए, 2D में लेता तो कौन कौन सी दो वैल्यू जीरो थी इधर, ना तो z था ना fz था 2D में। z और fz को पूरे पुट करेंगे तो ये टर्म जीरो हो जाएगी, बिकॉज z भी जीरो और fz भी जीरो है। सेकेंड टर्म में ये टर्म होगी, बिकॉज यहाँ पे भी z जीरो और fz जीरो। आप एक बार और करके देख लो ना, कि अगर मैं 2D में लेता तो मैं लिखता तो ऐसे ही आई जे के एक्स वाई जीरो एंड एफ एक्स एफ वाई एंड जीरो। तो इसमें जब मैं आई निकालता तो क्या आता, आई कैप, जीरो माइनस जीरो। जे कैप निकालता तो भी जीरो माइनस जीरो, सिर्फ के कैप ही आना था। एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स। तो इसलिए हम ले रहे हैं कि पहले जब मैंने 2D स्पेस में लिया, जो बोर्ड के डेरिवेशन है उसमें हम 2D स्पेस में लेते हैं कि अगर टॉक टू डायमेंशनल स्पेस में है तो आप वर्क डन से टॉक का फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हो। बट जब हम 3D में लेंगे तो आप इस फॉर्म में सारे कंपोनेंट्स निकाल सकते हो कि एक्स डायरेक्शन में टॉक का कंपोनेंट क्या होगा, वाई डायरेक्शन में क्या होगा और जेड डायरेक्शन में क्या होगा। दिस इज कॉल्ड राइटिंग टॉक इन कोऑर्डिनेट फॉर्म। कोऑर्डिनेट फॉर्म में हम लिख देंगे एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स इंटू के कैप, दैट इज द कंपोनेंट ऑफ टॉक इन जेड डायरेक्शन। एक होता है इसको पोलर कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखना। पोलर कोऑर्डिनेट फॉर्म में मींस इन टर्म्स ऑफ एंगल्स। पोलर कोऑर्डिनेट फॉर्म में हमने ऐसे लिया कि मेरे पास एक बॉडी है जिसका पोजीशन वेक्टर r है, और इस पे जो फोर्स लगाई वो इस डायरेक्शन में लगाई। ये एंगल थीटा, ये एंगल अल्फा, फोर्स के दो कंपोनेंट्स कौन से हो जाएंगे, एफ एक्स विल बी, जिस साइड एंगल है दैट शुड बी cos, तो एफ एक्स विल बी एफ cos अल्फा। और वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट कौन सा होगा, F sin alpha. एफ वाई इज एफ साइन अल्फा। सिमिलरली वेक्टर r, इसका x कंपोनेंट कौन सा है, x इज इक्वल्स टू r cos थीटा एंड y इज इक्वल्स टू r sin थीटा। According to coordinate form of torque, टॉर्क का फॉर्मूला भी हमने क्या ड्राइव किया, बिकॉज अगर ये एक्स और वाई प्लेन में है तो टॉर्क किस डायरेक्शन में था, टॉर्क इज इन जेड डायरेक्शन, और जेड डायरेक्शन में कितना टॉर्क था, एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स। एक्स कितना है, आर कॉस थीटा, एफ वाई कितना है, एफ साइन अल्फा। सो वी से दिस इज आर कॉस थीटा
into f sin alpha minus y. Y is r sin theta f cos alpha. So this becomes rf ब्रैकेट में sin alpha cos theta माइनस cos alpha sin theta. ब्रैकेट में जो टर्म है मैथ्स के हिसाब से किसके इक्वल है? दिस इज sin a cos b minus cos a sin b, so this will be rf sin alpha minus theta. अब डायग्राम से देखो, ये एंगल थीटा था, ये r था. मैं अगर r को एक्सटेंड कर दूं, ये एंगल कितना है? थीटा. ये एंगल कितना है? अल्फा माइनस थीटा. अल्फा माइनस थीटा. तो अल्फा माइनस थीटा किसके बीच में एंगल है? अल्फा माइनस थीटा किसके बीच में एंगल है? कौन सी दो डायरेक्शंस में? आर और एफ. बिकॉज ये आर की डायरेक्शन है, ये एफ की डायरेक्शन है. तो अल्फा माइनस थीटा इज एंगल बिटवीन आर एंड एफ. तो अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी और उनके बीच में एंगल थीटा है, तो ए बी साइन थीटा क्या होता है? ए क्रॉस बी या ए डॉट बी? क्रॉस. क्रॉस. तो हम ले रहे हैं अल्फा माइनस थीटा इज एंगल बिटवीन आर एंड एफ. तो आप टॉप को ऐसे भी लिख सकते हो वेक्टर फॉर्म में, बिकॉज आर क्रॉस एफ को हमने लिखना था आर एफ साइन इनटू एंगल बिटवीन देम. एंगल बिटवीन देम इज अल्फा माइनस थीटा. इसको एक और वे में भी देखें हम. मैं इसको अगर फोर्स की डायरेक्शन को एक्सटेंड करूं, फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है. मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ओरिजिन से फोर्स की डायरेक्शन में परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, मतलब दिस एंगल इज 90. अगर ये एंगल अल्फा माइनस थीटा, ये एंगल कितना होगा? अल्फा माइनस थीटा. अल्फा माइनस थीटा, बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है दोनों, ये दोनों. ओपी किसके इक्वल हो जाएगा? साइन अल्फा माइनस थीटा किसके इक्वल है इस ट्रायंगल में? इन ट्रायंगल OPP1. साइन अल्फा माइनस थीटा किसके इक्वल है? परपेंडिकुलर कौन सा है? ओपी. And hypotenuse R. OP is R sin alpha minus theta. मतलब मैं इस फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकता हूँ, because R perpendicular is R sin alpha minus theta. ये perpendicular distance है. जिस पॉइंट के अबाउट टॉप निकाल रहे हो, हम टॉप निकाल रहे हैं अबाउट पॉइंट O. तो पॉइंट O और फोर्स की डायरेक्शन में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, सो R परपेंडिकुलर इज perpendicular distance between O, about which torque is calculated, and line of action of force.
सो ये दो फॉर्म होती हैं जो स्कूल में पूछ सकते हैं. टॉक इन कोऑर्डिनेट फॉर्म पूछेंगे तो पिछली वाली डेरिवेशन करनी है. टॉक इन पोलर कोऑर्डिनेट फॉर्म पूछेंगे तो ये ड्राइव करना है. देखो ये क्लियर है सबको कैसे ड्राइव किया कि कोऑर्डिनेट फॉर्म का रिलेशन इसमें यूज किया हमने. डायरेक्शन निकालने का मेथड सिंपल है. आर पे हाथ रख के एफ की तरफ टर्न करना है. जिस डायरेक्शन में राइट हैंड का थंब पॉइंट करेगा दैट इज द डायरेक्शन ऑफ टॉक. क्लियर है ये सबको? Yes, sir. Yes, sir. सिमिलरली हम एंगुलर मोमेंटम को भी कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख सकते हैं. एंगुलर मोमेंटम को कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखोगे? Say force and position vector of body are in xy plane. Top will be along z-axis. और ये टॉक कितनी थी? टॉक इन z डायरेक्शन. ये फॉर्मूला ड्राइव किया था अभी xfy माइनस yfx. न्यूटन सेकंड लॉ क्या था? fy क्या होगा? dpy by dt. And similarly fx is dpx by dt. Momentum in y direction. Momentum in y direction is mass into velocity in y direction. And momentum in x direction is यही बना हमारे पास टॉक का फॉर्मूला. यहाँ तक कुछ पूछना है तो पूछो. ठीक है? यहाँ तक स्टेप्स. Yes, sir. मैं इसमें अगर आप देखो तो m को बाहर भी रख सकता था. mx इंटू dy dt ऑफ vy माइनस my इंटू vx. ठीक है? स्टेप और यू कैन राइट दिस एज. और किस फॉर्म में इसको चेंज कर सकते हो? दिस टॉक इन z डायरेक्शन. How can you write angular momentum from this? Angular momentum. एंगुलर मोमेंटम को लिखना है तो कैसे लिखें? एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? आर क्रॉस पी. कोऑर्डिनेट फॉर्म में क्या होना चाहिए? कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा? जैसे हमने टॉप को लिखा, टॉप को हमने लिखा एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स, वैसे एंगुलर मोमेंटम को क्या लिख सकते हो? फिर थोड़ा सा सोच लो ना, आसान है. मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ. बिकॉज ये कांस्टेंट को अंदर लेके जा सकता है. जैसे हम कांस्टेंट को बाहर लेते हैं वैसे कांस्टेंट को अंदर भी लिख सकते हैं. m इंटू वी वाई क्या है?
m into vy, momentum in y direction. Similarly m into vx. तो ये जो टर्म है दिस इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम. जैसे लीनियर मोशन में था f इज इक्वल्स टू dp by dt, वैसे ही रोटेशनल मोशन में होना चाहिए टाउ इज इक्वल्स टू dl by dt. तो ये टाउ की ये वैल्यू आ रही है, तो मतलब l किसके इक्वल हो गया? l. दिस इज l. xpy minus ypx. ये रिलेशन आप चाहो तो ड्राइव भी कर सकते हो. सो वेक्टर फॉर्म में हम इसको लिख देते हैं, इसमें भी आप ऐसे ही लिख सकते हो कि इन 3D ये एंगुलर मोमेंटम किस डायरेक्शन में होगा? x डायरेक्शन, y डायरेक्शन या z डायरेक्शन? z. जैसे टाउ z था तो ये भी एंगुलर मोमेंटम इन z डायरेक्शन आएगा. 3D में लिखेंगे तो सेम वैसे ही. L is r cross p. जल्दी से बता दो. x डायरेक्शन में इट वुड बी ypz minus zpy minus j xpz प्लस k. तुमने सिर्फ ये निकाला, ये वैल्यू z डायरेक्शन में. कि 2D में लेंगे तो एंगुलर मोमेंटम हमेशा z डायरेक्शन के लॉग में होगा अगर x और y प्लेन में हम ले रहे हैं तो. क्लियर है ये सबको कैसे किया? Next is relation between torque and angular momentum. L को हम लेते हैं r क्रॉस p. हमने प्रूफ करना है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज टॉर्क. तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी? dl by dt क्या हो जाएगा? r into differentiation of p plus dr by dt क्रॉस p. यही बना बिकॉज हमारे पास डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला कि अगर आप uv को डिफरेंशिएट करते हो तो इसका फॉर्मूला था u into differentiation of v. तो इसमें u हो गया r और v हो गया p. ये स्टेप ठीक है ये वाला? यस सर. dp by dt क्या होता है? फोर्स. dr by dt क्या होता है? वेलोसिटी. r cross f ये टर्म जीरो. हमने किया था डॉट प्रोडक्ट में कभी भी दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर प्रूफ करना है तो परपेंडिकुलर प्रूफ करने के लिए डॉट प्रोडक्ट जीरो. कोलिनियर प्रूफ करना है तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो. बिकॉज उसमें होता है ए बी साइन थीटा. तो अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? जीरो. v और mv पैरेलल है बिकॉज मोमेंटम की वही डायरेक्शन होती है जो वेलोसिटी की है. यस सर. तो v क्रॉस mv होगा जीरो बिकॉज रीजन दे सकते हो v and mv are parallel vectors और पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है. तो हमारे पास बचा गया dl by dt किसके इक्वल आ गया? r cross f and r cross f is torque.
implies dl by dt is equals to क्लियर है, सिंपल डेरिवेशन है। के एल को डिफरेंशिएट कर दिया, पी क्रॉस एम भी जीरो हो जाएगा, तो डी एल पे डी टी की वैल्यू टॉक के इक्वल आ जाएगी। कोई डाउट है तो पूछो इसमें। No. Next is relation between angular momentum and aerial velocity. एंगुलर मोमेंटम एंड एरियल वेलोसिटी। एरियल वेलोसिटी होती है एरिया ट्रांसवर्स्ड या कवर्ड बाय पोजीशन वेक्टर। एरिया ट्रांसवर्स्ड बाय पोजीशन वेक्टर का मतलब है मेरे पास एक बॉडी है जो इनिशियली यहाँ पे है, so इसका पोजीशन वेक्टर है आर। थोड़े टाइम में बॉडी यहाँ से डिस्प्लेस होकर इधर तक आ गई, स्मॉल डिस्टेंस डी आर। तो जो नया पोजीशन वेक्टर बना दैट विल बी दिस वेक्टर। तो अगर मेरे को बताना है कि एरिया कितना ट्रांसवर्स हुआ, वैसे एरिया ट्रांसवर्स इज दिस एरिया। अगर बॉडी ए से बी तक जाने में टाइम लेती है, जैसे एरिया, ये मान लो ये एरिया डेल्टा ए, सो एरिया ओ ए बी, मतलब ये पोजीशन वेक्टर ने कितना एरिया कवर किया, यहाँ से इधर तक गया तो इसने ये एरिया कवर किया शेडेड पार्ट। एरिया ओ ए बी, इसको अगर मैं लेता हूँ डेल्टा ए और ए से बी जाने में टाइम लगा डेल्टा टी, तो वी कैन से जो एरियल वेलोसिटी होगी दैट विल बी एरिया कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। जैसे स्पीड होती है डिस्टेंस ओवर टाइम, सो दिस इज एरिया अपॉन टाइम। कितना एरिया कवर किया, कितना टाइम लगा, उनकी रेशो। ये एरिया कैसे निकाल सकते हो? अगर ये आर है, ये डी आर है, तो ये एरिया कैसे निकलेगा? हम एक कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं मैथ्स की। मैंने ये पैरेललोग्राम इसको पूरा कर दिया। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा? ये साइड आर, ये डी आर, ये भी डी आर। पैरेललोग्राम का एरिया बेस इनटू हाइट, दैट मींस आर क्रॉस डी आर। तो ये जो एरिया शेडेड पार्ट का ये हाफ है, तो हाफ आर क्रॉस डी आर, बिकॉज ये दो ट्राइंगल्स बन गए ना, तो मेरे को एक का बताना है, तो दैट विल बी हाफ आर क्रॉस डी आर। तो वी से दैट area traversed by position vector is aerial velocity, area traversed per unit time. Say if position vector moves from A to B, position vector changes from
then area transversed is delta A. इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, half r cross dr. You can call it because इधर dr ले रहे हैं, इसको डेल्टा ए की जगह you can write as dA. दोनों साइड्स को dt से डिवाइड कर दें. If time taken for small displacement dr, is dt. dA by dt दोनों साइड्स को dt से डिवाइड कर दो. This will be dr by dt is velocity. velocity. तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, this is dA by dt is half r cross velocity. That means dA by dt is also equals to, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, half r cross ऐसे लिख सकता हूँ, m से मल्टीप्लाई कर दिया, m से डिवाइड. न्यूमरेटर क्या बना, r क्रॉस mv क्या होता है? mv इज Angular momentum. एंगुलर मोमेंटम. तो मेरे पास ये बन गया dA by dt is equals to एंगुलर मोमेंटम by 2m. सो इसको कई बार लिखा होता है, दिस इज ऑल्सो नोन एज स्कूल एग्जाम में, it's called geometrical meaning of angular momentum. तो अगर geometrical meaning explain करना है तो आपको ये derivation करके दिखानी है कि angular momentum और radial velocity में relation. इसका एक ये मतलब ये भी बना, L is equals to टू एम इंटू डी ए बाई डी टी. अगर एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रही, एक्टिंग ऑन सिस्टम इज 0, तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है या 0 है? अगर एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रही तो फोर्स नहीं लगती तो मोमेंटम 0 होता है या मोमेंटम कांस्टेंट होता है? Constant. तो अगर टॉर्क नहीं लग रही तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा. इफ एक्सटर्नल टॉर्क इज एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज 0, दिस बेसिकली इंप्लाइज दैट L इज कांस्टेंट. अगर L कांस्टेंट है, मास तो कांस्टेंट ही होता है, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर टॉर्क नहीं लग रही तो एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट. So this also implies that और यही कैप्लर्स का सेकेंड लॉ था, बिकॉज प्लैनेट्स पे कोई टॉर्क नहीं लग रही एक्सटर्नल टॉर्क, तो वी से दैट एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट्स इज कांस्टेंट. एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब है प्लैनेट जितनी दूर चला जाएगा उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी कम हो जाएगी. अब देखो यहाँ से एरियल वेलोसिटी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, r क्रॉस p. अगर r बढ़ेगा तो v बढ़ेगा या कम हो जाएगा? dA by dt कांस्टेंट है. अगर r की वैल्यू बढ़ेगी तो मोमेंटम बढ़ना चाहिए कम होना चाहिए ताकि प्रोडक्ट सेम रहे? कम. तो यही कंसेप्ट होता है प्लैनेट्स का. प्लैनेट्स जब सन के पास आते हैं तो r की वैल्यू कम होगी, r की वैल्यू कम होगी तो उनकी लीनियर वेलोसिटी बढ़ जाती है, तेज चलते हैं वो. जब वो जैसे जैसे सन से दूर जाते जाएंगे r की वैल्यू बढ़ती जाएगी और उनकी स्पीड जो है वो कम होती जाएगी. तो 2 पॉइंट्स लिए थे हमने, पेरिजी और अपॉजी. पेरिजी था जब प्लैनेट जो है वो सन के सबसे पास है,
जब सबसे पास है तो वेलोसिटी ज्यादा या कम, सबसे ज्यादा या सबसे कम? सबसे ज्यादा। तो जब वो पैरिजी वाली पोजीशन पे होता है तो वेलोसिटी सबसे ज्यादा, जब वो अपॉजी दूर चला जाता है एपेलियन या अपॉजी पे, तो उस टाइम पे हम लेते हैं कि वेलोसिटी कम होगी। अगर हम इलिप्टिकल पाथ लेते हैं, मतलब सन से हम लेते हैं कि प्लैनेट्स इलिप्टिकल पाथ में मूव कर रहे हैं, सन एट वन ऑफ द फोकई, तो जब यहाँ पे होगा सबसे पास तो यहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम, जब सन से सबसे दूर चले जाएंगे तो यहाँ पे वेलोसिटी मिनिमम। एंड दिस होल कंसेप्ट इज कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लैनेट कांस्टेंट है, एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट है, एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट है मींस डिस्टेंस बढ़ेगा तो स्पीड कम हो जाएगी। तो इसलिए हम लेते हैं दिस ज्योमेट्रिकल मीनिंग। इसका बेसिकली मतलब क्या है कि एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होने का, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होने का मतलब है कि पोजीशन वेक्टर सेम एरिया ट्रांसफर्स करेगा, जितना ज़्यादा पोजीशन वेक्टर की वैल्यू होगी वेलोसिटी उतनी कम होती जाएगी। समझ में आया ये टॉपिक? आज वाले में देख लो, मैं दोबारा फर्स्ट पे जाता हूँ, फिर उसमें से कुछ पूछने वाला है। तो ये टिपिकल स्कूल के आर्टिकल्स हैं, सच कंपटीशन में तो फॉर्मुलाइज चाहिए होते हैं। फर्स्ट आर्टिकल समझ में आया? हमने कोऑर्डिनेट फॉर्म में कैसे निकाला था? हमने लिया था कि वर्क डन निकाल लिया, वर्क डन टू मूव थ्रू स्मॉल डिस्टेंस dr, वर्क डन निकाला f डॉट dr, f और dr को हमने कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखा, फिर x और y की वैल्यू लेके dx और dy निकाला, उसको सब्स्टिट्यूट किया। इसमें देखो कुछ पूछने वाला है, तो क्लियर है ये? पोलर कोऑर्डिनेट फॉर्म में हमने क्या किया था? वे हमारे पास ये कोऑर्डिनेट फॉर्म थी, पोलर कोऑर्डिनेट फॉर्म में x को पुट कर दिया r cos थीटा, fy को f sin अल्फा, y को r sin थीटा, fx को f cos अल्फा। तो हमारे पास वो पोलर कोऑर्डिनेट फॉर्म में रिलेशन आ गए वैल्यूज पुट करके। फिर ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगा दिया, sin a cos b माइनस cos a sin b, और इसको पोलर कोऑर्डिनेट फॉर्म, इसको हम बोलते हैं दिस इज पोलर कोऑर्डिनेट फॉर्म, जहाँ एंगल्स की टर्म में हम रिलेशन को लिखते हैं। क्लियर है ये भी? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. ये तो सिंपल ही था। एंगुलर मोमेंटम को कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखा था fx fy की वैल्यू पुट करके, कि fy को पुट कर दिया dpy, फिर py को mpy, और फिर उसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख दिया। सिंपल मैथ्स ही किया होगा, कुछ खास है नहीं इसमें। ये रिलेशन एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क में, एंगुलर मोमेंटम को डिफरेंशिएट करके टॉर्क निकाला हुआ है। v क्रॉस mv को 0 ले लिया, बिकॉज v और mv कोलिनियर या पैरेलल वेक्टर्स हैं, तो हमारे पास सिंपल फॉर्मूला आ गया टाउ इज इक्वल्स टू दिस। दिस इज बेसिकली आल्सो, यहीं से हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को भी ले सकते हैं, बिकॉज अगर टॉर्क 0 है तो इसका मतलब dl by dt 0 है। dl by dt 0 का मतलब क्या होता है कि l जो है वो कांस्टेंट है। तो यही कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता है कि अगर कोई एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं कर रही तो एंगुलर मोमेंटम विल ऑलवेज बी कंजर्व्ड या कांस्टेंट। ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझ में आया? एरिया समझ में आ गया सबको? कैसे लिया? dA इज इक्वल टू हाफ r क्रॉस dr, कि हमने पहले ट्रायंगल से पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिया और फिर पैरेललोग्राम का एरिया लेके उसको हाफ कर दिया, ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो, कि हाफ r क्रॉस dr। ठीक है यहाँ तक? Yes, sir. नेक्स्ट टाइम कर लेते हैं, फिर यहाँ तक पढ़ के देख लेना, फिर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के कंसेप्ट शुरू करेंगे। और लॉज ऑफ मोशन कोशिश करना है एक बार पढ़ लो, जो हमने क्लास में किया था पहले। Okay, sir. Excuse me, sir. हाँ जी। सर जैसे आपने मुझे वार्नर शीट भेजी थी, इसकी भी भेज दोगे? किसकी? लॉज की? सर नहीं सर, इसकी। रोटेशन की? भेज Yes, sir. भेज दूंगा। थैंक यू सर।